हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू श्री कॉमर्स एकेडमीज यूट्यूब चैनल. दिस इज विनोद अनंत मेस्त्री. आई एम ए co-founder of Shri Commerce Academy. I am also an author, soft skill trainer and motivational speaker. लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं हूँ आपका स्टडी बडी, यानी आपकी स्टडी में, आपकी पढ़ाई में मदद करने वाला आपका दोस्त. दोस्तों, ये एमलगेमेशन की वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आपको इसका पहला पार्ट देखना ज़रूरी है और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो दोस्तों, पहले वीडियो में, पहले पार्ट में जैसे आप लोगों ने देखा कि पीसी को कैलकुलेट कैसे करना है और उसके कौन कौन सी मेथड है, विथ एग्जाम्पल हम लोगों ने उसको समझा था. तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस स्पेसिफिक चैप्टर में अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है एमलगेमेशन के लिए, तो आपको इसमें ओल्ड बुक्स को क्लोज करना है और नई बुक्स को स्टार्ट करना है, या फिर नई बुक में ट्रांसफर की एंट्रीज करनी है. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं. बेसिकली पहले इसका कंबाइन सम आता था, वो 20 मार्क को आता था, यानी उसमें ओल्ड बुक को क्लोज भी करना है और नई बुक को स्टार्ट भी करना है. लेकिन जैसे कि आप अगर रिसेंट ट्रेंड देखो एग्जामिनेशन का, तो पिछले कुछ सालों से आइदर आपको ओल्ड बुक्स क्लोज करने को आएगा या फिर नया बुक स्टार्ट करने को आएगा. तो ये वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि नए बुक को स्टार्ट कैसे करना है. तो नए बुक को स्टार्ट करने के लिए या फिर नई बुक में ट्रांसफर एंट्रीज के लिए हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती है. तो ये हम लोग इस स्पेसिफिक वीडियो में देखेंगे. सो दोस्तों, लेट्स लर्न हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी. नई कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, चलो हम लोग सीखते हैं. तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल है. हम लोग जर्नल एंट्रीज को सीखते सीखते इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते जाएंगे, तो ये आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. सो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को डिसाइड करनी है वो ये है कि इस सब में दी हुई कंपनीज में से पुरानी कंपनी कौन सी है और नई कंपनी कौन सी है. तो अगर आपने इस बैलेंस शीट के नीचे एक लाइन है बोल्ड में दी हुई, अगर हम लोग उसको पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा दिया है कि आजोबा लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय बाबा लिमिटेड. आजोबा लिमिटेड को बाबा लिमिटेड ने टेक ओवर किया. तो इसका मतलब आजोबा लिमिटेड जो है वो ओल्ड कंपनी है और बाबा लिमिटेड नई कंपनी है. तो आजोबा लिमिटेड का बिजनेस बाबा लिमिटेड खरीद रही है. ओके. तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने असाइन कर दिया. अभी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि बाबा लिमिटेड नई कंपनी है और आजोबा लिमिटेड ओल्ड कंपनी. तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको ओल्ड बुक्स क्लोज करने हैं या नए स्टार्ट करने हैं, एक चीज तो आपको करनी ही होगी, वो है पीसी कैलकुलेट करना. और दोस्तों, पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि पीसी की 3 अलग अलग मेथड है. तो उसमें से कौन सी मेथड चूज करना है वो आपको सब में नहीं दिया होगा. वो आपका चॉइस है, आपको चूज करना है कि वो कौन सी मेथड होगी. और आपको जैसे मालूम है कि अपना पहला ऑप्शन हमेशा पेमेंट मेथड रहता है. तो जैसे कि आओ मैं आपको याद दिलाऊं कि हम लोगों ने ऐसा देखा था कि नई कंपनी पुरानी कंपनी को परचेज कंसिडरेशन पे करती है. तो यहाँ पे नई कंपनी बाबा है जो आजोबा को पीसी पे करेगी. तो आजोबा को पीसी पे करेगी यानी पुरानी कंपनी को पे करेगी, यानी किसको करेगी? तो पुराने कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स और पुराने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये पेमेंट किया जाएगा. और ये पेमेंट जो बाबा लिमिटेड पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करेगी, वो 3 तरीके से कर सकती है. वो अपने कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे सकती है, वो अपने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स दे सकती है, या फिर कैश. तो बाबा लिमिटेड ये 3 मोड से या 3 तरीकों से आजोबा लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी. अगर ये 3 तरीकों का एग्जैक्ट अमाउंट हम लोगों को मिल रहा है, बाबा लिमिटेड जो आजोबा के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी, ये मोड ऑफ पेमेंट्स का अगर एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा तो इनका टोटल हो जाएगा पीसी. तो दोस्तों, दिए हुए सम के एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमें ये फाइंड आउट करना है कि पुराने कंपनी के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट नया कंपनी करने वाली है उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं. अगर कर पाए तो पीसी पेमेंट मेथड से निकलेगा. तो इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल का पहला जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट है
उसमें उन्होंने ये बताया है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टू बी इशूड 14 equity shares of rupees 10 at par in Baba Limited and are to be paid rupees 10 in cash for surrender of each 12 shares. इसमें ऐसा बताया है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो पुराने कंपनी के हैं ऑफ कोर्स आर टू बी इशूड, उनको इशू किया जाएगा यानी उनको दिया जाएगा 14 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 एट पार इन बाबा लिमिटेड। बाबा लिमिटेड का 14 शेयर्स 10 रुपया वाला। तो बाबा लिमिटेड नई कंपनी है तो इसका मतलब नए 14 इक्विटी शेयर्स उनको दिए जाएंगे एंड आर टू बी पेड रुपीज 10 इन कैश। 10 रुपए का कैश भी दिया जाएगा फॉर सरेंडर ऑफ ईच 12 शेयर्स, पुराने 12 शेयर्स सरेंडर करके। तो दोस्तों नई कंपनी 14 नए इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है जिसका वैल्यू, हर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है। तो ये नए शेयर्स इशू कर रही है और 10 रुपए का कैश दे रही है पुराने 12 शेयर्स के लिए। यानी पुराने 12 शेयर्स अगर शेयर होल्डर सरेंडर करे तो उसके बदले में उनको नए 14 शेयर्स मिलेंगे और 10 रुपए का कैश भी मिलेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट दो तरीके से हो रहा है, उसमें से एक है इक्विटी शेयर्स इन बाबा लिमिटेड, नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स। वो कितने मिल रहे हैं? अगर पुराने शेयर्स उनके पास 12 है तो नए शेयर्स उनको मिलेंगे 14। तो हमें ये देखना है कि बैलेंस शीट में पुराने इक्विटी शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो अगर आपने लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर्स देखे तो 48,000 शेयर्स पुराने इक्विटी शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है। तो 12 शेयर्स के लिए अगर नए 14 शेयर्स मिलने वाले हैं तो 48,000 शेयर्स के लिए कितना, यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 48,000 को 14 से मल्टीप्लाई करना है और 12 से डिवाइड करना है। आई रिपीट, 48,000 को 14 से मल्टीप्लाई करना है और 12 से डिवाइड करना है। ऐसा करने से हमें जो फिगर मिलेगा वो है 56,000 शेयर्स। तो 48,000 शेयर्स के लिए नए इक्विटी शेयर्स कितने मिलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को? 56,000। लेकिन ये नंबर ऑफ शेयर्स है, हमें अमाउंट चाहिए। तो इसको अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको उसकी अमाउंट मिलेगी 5,60,000 रुपीज़। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को 5,60,000 रुपीज़ के नए इक्विटी शेयर्स मिलेंगे और उनको क्या मिलने वाला था? कैश। वो कितना मिलने वाला था? ओल्ड शेयर्स अगर उनके पास 12 है तो 10 रुपए का कैश उनको मिलेगा। तो 12 शेयर्स के लिए 10 रुपया, तो 48,000 शेयर्स के लिए कितना? तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। 48,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी 40,000 रुपीज़। तो 48,000 शेयर्स के लिए उनको कितना मिलेगा? 40,000 रुपीज़। तो ये 40,000 रुपीज़ का कैश और 5,60,000 का इक्विटी शेयर्स, ये टोटल 6 लाख रुपीज़ का पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को हो रहा है। ऐसा ही पेमेंट अगर हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी मिल जाए तो पीसी नेट पेमेंट मेथड से निकल जाएगा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पेमेंट के बारे में क्या बता रही है वो हमें देखना है। तो अगर आपने सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखा तो उसमें ये दिया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 20% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 20% प्रीमियम पे पेमेंट करना है, यानी उनको 20% एक्स्ट्रा अमाउंट देनी है। तो अगर आपने बैलेंस शीट में देखा तो प्रेफरेंस कैपिटल 3 लाख रुपया दिया हुआ है, तो 3 लाख का 20% 60,000, तो वो एक्स्ट्रा यानी 3,60,000 का पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करना है। तो यहाँ पे अमाउंट तो मिल गई, लेकिन ये पेमेंट किस तरीके से होगा, वो मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, वो उन्होंने आगे बताया है। बाय 11% प्रेफरेंस शेयर्स इन बाबा लिमिटेड इशूड एट पार। तो ये जो 3,60,000 रुपए का पेमेंट हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करने वाले हैं, उसके लिए उनको क्या दिया जाएगा? 11% प्रेफरेंस शेयर्स इन बाबा लिमिटेड। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अभी प्रेफरेंस शेयर्स का भी पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देना है? 11% प्रेफरेंस शेयर्स इन बाबा लिमिटेड। और वो कितना अमाउंट देना है हम लोगों को?
3 लाख पे 20% ज्यादा, यानी 3,60,000 रुपया। तो दोस्तों प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो अभी ये जो तीनों मोड ऑफ पेमेंट है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2 तरीके से पेमेंट हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1 तरीके से। तो ये सब मोड ऑफ पेमेंट्स का जो टोटल आएगा 9,60,000 रुपीज, ये होगा परचेज कंसिडरेशन। सो दोस्तों ये सब में हम लोगों ने जो पीसी कैलकुलेट किया है वो पेमेंट मेथड से कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों इस सम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था पीसी कैलकुलेट करना, वो हम लोग कर चुके हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नई कंपनी के बुक में जर्नल एंट्रीज हम लोग कैसे करेंगे। तो इसका जो पहला एंट्री आएगा उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ लेते हैं। समझिए कि सामने वाला कंपनी यानी ओल्ड कंपनी, वो सभी एसेट्स और लायबिलिटीज जो हम नई कंपनी टेक ओवर कर रहे हैं, मैं हम ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी हम नई कंपनी है और हमारे बुक्स में ये एंट्रीज होने वाली है। तो ये ओल्ड कंपनी जो है उसके सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को एक बक्से में डालेगी और वो बक्सा हमें भेज देगी। तो हमारे पास वो बक्सा आएगा और फिर उस बक्से को नाम दिया जाएगा बिजनेस परचेज। तो इस बक्से में क्या है? इस बक्से में वो बिजनेस है ओल्ड कंपनी का जो हम लोगों ने परचेज किया है। तो इसमें वो एसेट्स है, वो लायबिलिटीज है। तो अगर आप रियल अकाउंट के रूल से जाए जर्नल एंट्रीज के लिए, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आया उसको डेबिट करो। तो हमारे पास ये बक्सा आया है तो हम इस बक्से को डेबिट करेंगे, यानी बिजनेस परचेज को डेबिट करेंगे। उसके बाद हम लोग रियल अकाउंट का रूल क्रेडिट के लिए अप्लाई हो रहा है या नहीं वो देखेंगे। और वो क्या है? क्रेडिट का रूल क्या है रियल का? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। और दोस्तों ये मोमेंट में हमारे पास से कुछ भी नहीं जाएगा। जो कुछ भी पीसी का पेमेंट करना है उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए ये स्पेसिफिक मोमेंट में जब ये बक्सा हमारे पास आया हम लोग पेमेंट नहीं करने वाले। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट नहीं हो रहा है तो हम लोग पर्सनल के रूल पे जाएंगे। तो पर्सनल का क्रेडिट वाला रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। तो जो जिसने हमें ये बक्सा दिया है उसको क्रेडिट करो। तो ये किसने दिया हम लोगों को बक्सा? तो आप बोलोगे ओल्ड कंपनी ने। तो ये ओल्ड कंपनी है कौन? तो ओल्ड कंपनी में ढेर सारे शेयर होल्डर्स है, बंच ऑफ डायरेक्टर्स है। तो क्या है ये ओल्ड कंपनी? तो ये ओल्ड कंपनी जो उसका क्लोजिंग का प्रोसेस है, कंपनी बंद करने का प्रोसेस है, उसके लिए एक बंदे को अपॉइंट करती है जिसको बोला जाता है लिक्विडेटर। तो ये सभी काम, एक तो कंपनी बंद करने का काम और जो कुछ भी नई कंपनी से लेन देन है उसका काम ये बंदा देखेगा जिसको अपॉइंट किया गया है। ये प्रोफेशनल है जिसको अपॉइंट किया गया है ये सब प्रोसेस के लिए, और उस प्रोफेशनल का नाम है लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। तो हमारे लिए नई कंपनी के लिए ओल्ड कंपनी यानी ये बंदा है लिक्विडेटर। तो हमें जो कुछ भी देना है इसको देना है। तो हम लोग अभी ये बोलेंगे कि ये बक्सा हमें किसने भेजा? लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी ने। तो बक्सा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस परचेज अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया। और ये किसने दिया? क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है? लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। तो ये जो एंट्री है, पहला एंट्री है बिजनेस परचेज का। तो ये बिजनेस परचेज का एंट्री क्या आएगा दोस्तों? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। और इसके अमाउंट कॉलम में जो जाएगा वो होगा पीसी का अमाउंट। तो बाबा लिमिटेड में ये एंट्री कैसे आएगा? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 9,60,000 टू लिक्विडेटर ऑफ अजोबा लिमिटेड। तो बिजनेस परचेज 9,60,000 का अपने पास आया, 9,60,000 का बिजनेस आया, और ये अमाउंट हमें किसे पे करना है? लिक्विडेटर ऑफ अजोबा लिमिटेड। तो ये था दोस्तों अपना पहला एंट्री, बिजनेस परचेज का एंट्री। अभी हम लोग अगले एंट्री पे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या होगा? ये जो बॉक्स, ये जो बक्सा हमारे पास आया था उसको हम लोग खोलेंगे तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा? इसके अंदर वो सभी एसेट्स है या वो सभी लायबिलिटीज है जो हम लोगों ने ओल्ड कंपनी से टेक ओवर की है।
तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज को अभी हम लोग अरेंज करेंगे, उनकी सही जगह पे उनको बिठाएंगे। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है दोस्तों कि एसेट्स डेबिट बैलेंसेस होती है, तो हम लोग इस बक्से से वो सभी एसेट्स जो टेक ओवर की है उनको हम लोग निकालेंगे और डेबिट साइड में सजा देंगे। तो ये सभी एसेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू डेबिट में आ जाएगी। उसके बाद हम लोग लाइबिलिटीज को निकालेंगे, और आपको मालूम है कि लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होती है, तो लाइबिलिटीज को यहां से निकाल के हम लोग क्रेडिट साइड में सजा देंगे। तो वो सभी लाइबिलिटीज जो टेक ओवर की गई है एग्रीड वैल्यू पे, उनको क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद फिर क्या बचा दोस्तों, नीचे ये बक्सा बचा है जिस बक्से का नाम है बिजनेस परचेज, तो हम लोग इस बक्से को भी क्रेडिट साइड में डाल देंगे। तो एसेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू डेबिट होगा, वो सभी लाइबिलिटी जो टेक ओवर हुई है एग्रीड वैल्यू पे उनको क्रेडिट किया जाएगा, और बिजनेस परचेज को क्रेडिट किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस एंट्री को आपने गौर से देखा तो ये एंट्री मेल खाता है या सिमिलर है नेट एसेट मेथड से जो हम लोग पीसी निकालते थे उसके तरीके से। तो वो मेथड में हम लोग पीसी कैसे निकालते हैं, तो एसेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू का टोटल करते हैं हम लोग, उसमें से लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू को माइनस करते हैं, और फिर उसके बाद जो बचता है वो पीसी है। तो है ना सिमिलर, इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट है ये एंट्री करने का वो सिमिलर है नेट एसेट मेथड के ट्रीटमेंट से। वहां पे जो स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो की थी वही स्टेप्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। लेकिन उससे पहले ये एंट्री फिर एक बार देख लेते हैं क्या होगा। ये एंट्री एसेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू को हम लोग डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू क्रेडिट होंगी, बिजनेस परचेज क्रेडिट होगा। और यहाँ पे अगर पेमेंट मेथड से हम लोगों ने पीसी निकाला हुआ है तो एक चांस है डिफरेंस आने का, तो आइदर वो डिफरेंस डेबिट में आ सकता है या क्रेडिट में। अगर वो डिफरेंस डेबिट में आया तो उसको हम लोग गुडविल बोलेंगे, और अगर वो क्रेडिट में आया तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। तो दोस्तों, ये है कंप्लीट एंट्री। अभी हम लोग देखेंगे कि अपने एग्जाम्पल में इस एंट्री को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो याद रखना है दोस्तों कि इसका जो स्टेप्स है, जो स्टेजेस है, वो सिमिलर है नेट एसेट मेथड से पीसी निकालने के स्टेजेस से। तो क्या था पहला स्टेज जब हम लोगों ने नेट एसेट मेथड से पीसी निकाला था? तो पहला स्टेज क्या है, क्रॉस दोज आइटम्स इन बैलेंस शीट विच आर नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। बैलेंस शीट में वो आइटम्स को हम लोगों को क्रॉस करना है जो नई कंपनी टेक ओवर नहीं करती। तो जैसे कि आपको मालूम है कि एसेट्स में से फिक्टिशियस एसेट्स को टेक ओवर नहीं किया जाता, और लाइबिलिटीज में से कैपिटल और रिजर्व्स को टेक ओवर नहीं किया जाता। तो इन चीज़ों को हम लोग अपने बैलेंस शीट में क्रॉस करेंगे जो टेक ओवर नहीं होती। तो अपने इस एग्जाम्पल में अगर आपने देखा तो एसेट साइड में सबसे आखिर में एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करके दिख रहा है, ये फिक्टिशियस एसेट है, ये टेक ओवर नहीं होगी, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे। लाइबिलिटीज में इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, ये दोनों कैपिटल है, ये टेक ओवर नहीं होंगे, उनको हम लोगों ने क्रॉस किया। उसके बाद जनरल रिजर्व और पीएनएल, ये दो रिजर्व्स है जो टेक ओवर नहीं होंगे, उनको हम लोगों ने क्रॉस किया। तो दोस्तों, ये है पहला स्टेप कि जो आइटम्स नई कंपनी टेक ओवर नहीं करेंगी उसको हम लोग क्रॉस करेंगे। तो अभी दोस्तों इसका दूसरा स्टेप क्या है, टिक दोज आइटम्स इन बैलेंस शीट फॉर विच रिवाइज वैल्यूज आर गिवन। अभी हमें बैलेंस शीट में वो एसेट्स या वो लाइबिलिटीज को टिक करना है जिसका रिवाइज वैल्यू, जिसका नया वैल्यू नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल में कौन से एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवाइज वैल्यू नीचे दिया हुआ है। तो अगर आपने देखा तो तीसरे वाले पॉइंट में ऐसा लिखा है कि ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट मशीनरी विच इज वैल्यूड एट 10% बिलो बुक वैल्यू। मशीनरी को 10% कम वैल्यू पे वैल्यूएट किया जा रहा है। एंड डेटर्स आर वर्थ ₹3,20,000, और डेटर्स का भी नया वैल्यू नीचे दिया हुआ है। इसका मतलब मशीनरी और डेटर्स का वैल्यू चेंज हो चुका है, तो उसको हम लोग टिक करेंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज में जैसे मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर एक ऐसा आइटम है जो नई कंपनी टेक ओवर करके नई कंपनी में उसका पेमेंट होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि डिबेंचर्स का पेमेंट जिस तरीके से होगा वही उसका रिवाइज वैल्यू बन जाएगा। तो हमें ये देखना है कि डिबेंचर्स का पेमेंट यहाँ पे कैसे हुआ है। तो डिस्चार्ज द डिबेंचर्स ऑफ आजोबा लिमिटेड
एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। आजोबा लिमिटेड के डिबेंचर्स को 10% प्रीमियम पे करो, इसका मतलब उसका वैल्यू 10% बढ़ेगा। तो डिबेंचर्स का वैल्यू भी रिवाइज हो रहा है, तो उसको भी हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों ये था दूसरा स्टेप, जहां पे जिन एसेट्स या लाइबिलिटीज का वैल्यू रिवाइज हुआ है उनको हमें टिक करना था, वो हम लोग कर चुके हैं। तो अभी ये आखिरी और तीसरा स्टेप क्या बता रहा है? आइटम्स विच आर क्रॉस्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग पीसी। तो पीसी को कैलकुलेट करते वक्त हम लोग वो आइटम्स को नहीं लेते थे जो क्रॉस हुए हैं, वैसे ही इस एंट्री में वो आइटम्स हम लोग नहीं लेंगे जो क्रॉस हो चुके हैं। तो ये अपने बैलेंस शीट में जो आइटम्स को हम लोगों ने क्रॉस किया है वो कैंसिल हो जाएंगे, वो एसेट लायबिलिटीज टेकन ओवर के एंट्री में नहीं आएंगे। उसके आगे क्या बताया है? आइटम्स विच आर टिक मार्क्ड शुड बी टेकन एट रिवाइज वैल्यूज। जिन आइटम्स को हम लोगों ने टिक मार्क किया था उसे हम लोग रिवाइज वैल्यूज पे लेंगे। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से आइटम को हम लोगों ने टिक मार्क किया था। तो एसेट साइड में प्लांट मशीनरी जो ऊपर 1,60,000 है उसको टिक किया है, इसका मतलब इसका नया वैल्यू नीचे दिया हुआ है। तो वो नया वैल्यू क्या था? उन्होंने ये वाले एडजस्टमेंट में बताया था कि मशीनरी इज वैल्यूड एट 10% बिलो बुक वैल्यू। मशीनरी को उनके वैल्यू के 10% कम वैल्यू पे लेना है। तो 1,60,000 में से 10% माइनस करके 1,44,000 का वैल्यू हम लोग ये एंट्री में लिखेंगे। तो ये प्लांट का वैल्यू रिवाइज हुआ था। उसके बाद डेटर्स को भी टिक किया हुआ है और उसका नया वैल्यू तीसरे वाले एडजस्टमेंट में दिया था 3,20,000 रुपया। तो यही वैल्यू हम लोग एंट्री में लिखेंगे। तो डेटर्स रिवाइज वैल्यू पे आएंगे 3,20,000 के। उसके बाद डिबेंचर्स को भी यहाँ पे टिक किया गया है और उसके बारे में क्या बताया था उन्होंने? डिस्चार्ज द डिबेंचर्स ऑफ आजोबा लिमिटेड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10% ज़्यादा वैल्यू पे ये डिबेंचर्स को लेना था। तो 2,00,000 रुपए के डिबेंचर्स है, उसका 10% ज़्यादा वैल्यू यानी 2,20,000 ये डिबेंचर्स हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे रिवाइज वैल्यू पे। तो दोस्तों जिन आइटम्स को हम लोगों ने टिक किया था उनको हम लोगों ने रिवाइज वैल्यू पे लिखा। तो ये तीसरे स्टेप में आगे क्या बताया है? Items which are not crossed or not tick marked should be taken at book values, that is values given in the balance sheet। तो अभी भी कुछ आइटम्स बैलेंस शीट में मौजूद है जिनको ना क्रॉस किया है ना टिक मार्क किया है। तो वो सभी आइटम्स को हम लोग उनके बुक वैल्यू पे लेंगे, यानी जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिया है वो वैल्यू पे लेंगे। तो ऐसे कौन से आइटम्स हैं एसेट्स या लाइबिलिटीज में जिनको हम लोगों ने टिक नहीं किया है? तो अगर एसेट साइड में देखा तो लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, अदर करंट एसेट्स और कैश, इनको ना टिक किया गया है ना क्रॉस। तो इनका वैल्यू हम लोग जो जर्नल एंट्री में लिखेंगे वो बुक वैल्यू लिखेंगे, यानी जो दिया हुआ वैल्यू है बैलेंस शीट में वही लिखेंगे। तो ये सभी एसेट्स को हम लोग उनके बुक वैल्यू पे डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद अगर लायबिलिटी में देखा तो क्रेडिटर्स और अदर लायबिलिटीज, इनको ना क्रॉस किया गया है ना टिक किया गया है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू रिवाइज नहीं हुआ, तो उनको हम लोग बुक वैल्यू पे लिखेंगे इस एंट्री में क्रेडिट साइड में। तो दोस्तों ये था अपना तीसरा स्टेप, जिसमें हम लोगों ने क्या किया? पहले जो आइटम्स को क्रॉस किया था उनको कैंसिल कर दिया, वो लिया नहीं हम लोगों ने। उसके बाद जिन आइटम्स को हम लोगों ने टिक किया था उनका रिवाइज वैल्यू लिया, और उसके बाद जिन आइटम्स को ना क्रॉस है ना टिक मार्क है उनको हम लोगों ने बुक वैल्यू पे लिख दिया। तो ये सभी एसेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू को हम लोगों ने डेबिट किया, लायबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू को क्रेडिट किया। तो अभी क्या बचेगा? वो बक्सा। तो वो बक्से को भी हम लोग क्रेडिट करेंगे जिसका नाम है बिजनेस परचेज। तो ये बिजनेस परचेज यानी ये पीसी 9,60,000 का क्रेडिट होगा। तो अभी अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करोगे तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 12,80,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 13,50,000। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 70,000 से ज़्यादा टोटल होने की वजह से वो डिफरेंस ऊपर दिखेगा 70,000 का। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये एंट्री में डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो उसको हम लोग बोलेंगे गुडविल। तो ये हो गया दोस्तों अपना कंप्लीट एंट्री। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओ तो फिर आप यहाँ पे गलती नहीं करोगे। तो दोस्तों अब तक क्या हुआ कि हम लोगों को वो बक्सा मिला
लिक्विडेटर ने हमें दिया था, तो हम लोगों ने वो बक्सा लिया और लिक्विडेटर को प्रॉमिस किया कि अभी नहीं, आगे कुछ 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको पेमेंट करेंगे। उसके बाद उस बक्से में से सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को निकाल के हम लोगों ने उनकी सही जगह पे सजा दिया। तो अभी आगे क्या होगा? आगे वो लिक्विडेटर जो वेट कर रहा है उसको पेमेंट करने का टाइम आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ पीसी। तो जो पीसी है उसका पेमेंट हम लोग लिक्विडेटर को करेंगे। तो दोस्तों अभी क्या होगा, अगर हम लोगों ने वो पीसी का पेमेंट कर दिया तो हमारे पास क्या आने वाला है? रियल अकाउंट का पहला रूल ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। लेकिन दोस्तों अगर देखा तो जो आने वाला था वो पहली एंट्री में आ चुका है। तो अभी हम लोग अगर पेमेंट करेंगे तो अपने पास कुछ नहीं आएगा। तो फिर हम लोग पर्सनल पे जाएंगे और बोलेंगे डेबिट द रिसीवर। और रिसीवर कौन है? लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। तो ये वाले एंट्री में अभी लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट हो जाएगा। और फिर उसको हम लोग जो देंगे वो सब क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम लोग उसको कैसे पेमेंट करेंगे पीसी का? तो वो 3 तरीके से पेमेंट हो सकता है। उसको हम लोग इक्विटी शेयर्स अपने कंपनी के देंगे, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, या फिर कैश। तो ये एंट्री क्या होगा? फिर लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट होगा और ये 3 आइटम्स जो हम लोगों ने उनको दिए हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये एंट्री कैसे दिखेगा दोस्तों? इसको हम लोग बोलेंगे डिस्चार्ज ऑफ पीसी। तो ये डिस्चार्ज होगा तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट टू, यहाँ पे हम लोग इक्विटी शेयर सी न्यू कंपनी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर को हम लोग बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कैश बैंक। तो ये एंट्री आएगा लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैश बैंक। तो ये एंट्री को हम लोग यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो हमें ये देखना है कि हम लोगों ने वो पेमेंट जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैसे किया था। तो आपको जैसे याद होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स दिए थे 5,60,000 के और कैश देने वाले थे 40,000 का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स देने वाले थे 3,60,000 के। राइट, तो ये हम लोग इस एंट्री में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिक्विडेटर ऑफ आजोबा लिमिटेड डेबिट होगा, यानी पुरानी कंपनी का लिक्विडेटर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,60,000 टू कैश बैंक 40,000 टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,60,000। तो यहाँ पे क्या किया दोस्तों, हम लोगों ने लिक्विडेटर रिसीवर है तो उसको हम लोगों ने डेबिट किया और उसको हमने जो जो दिया वो सभी को क्रेडिट कर दिया। तो ये था अपना तीसरा एंट्री, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। तो अभी इसका अगला एंट्री क्या आएगा? तो जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने ये बताया था कि डिबेंचर होल्डर्स जो है उनको नई कंपनी टेक ओवर करती है और उसका पेमेंट नई कंपनी में होता है। यानी अभी हम लोग वो डिबेंचर्स को पे करेंगे जिनको हम लोगों ने टेक ओवर किया था सेकेंड वाली एंट्री में। तो ये जो एंट्री है इसको डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री बोला जाता है और ये बहुत ही आसान एंट्री है। तो जो डिबेंचर्स हम लोगों ने वो सेकेंड वाली एंट्री में क्रेडिट किए थे, एसेट्स और लाइबिलिटीज टेकन ओवर के एंट्री में जिनको हम लोगों ने क्रेडिट किया था, तो उनको कैंसिल करने के लिए ये एंट्री में हम लोग उनको डेबिट करेंगे। तो वो ओल्ड डिबेंचर्स डेबिट होंगे और उनको हम लोग जो देंगे वो क्रेडिट होगा। 99% ऑफ द टाइम तो उनको नए डिबेंचर्स दिए जाते हैं, यानी पुराने डिबेंचर्स को कैंसिल करके उनको नया डिबेंचर दिया जाता है। अदरवाइज अगर कोई और भी मोड ऑफ पेमेंट हो तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री कैसे आएगा? ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर अकाउंट, या फिर अदर मोड ऑफ पेमेंट, वो कैश हो सकता है, वो शेयर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अपने डिबेंचर्स को हम लोगों ने कैसे पेमेंट किया है। तो यहाँ पे बताया था 5वें वाले पॉइंट में, डिस्चार्ज द डिबेंचर्स ऑफ आजोबा लिमिटेड एट ए प्रीमियम ऑफ 10% by the issue of 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इन बाबा लिमिटेड। तो जैसे कि आपको याद है कि डिबेंचर्स को हम लोग 10% ज़्यादा अमाउंट देने वाले थे, तो इसीलिए उसका रिवाइज वैल्यू हम लोगों ने 2,20,000 किया था, अगर आपको याद है। लेकिन उनको पेमेंट कैसे करेंगे अपन? तो बाय द इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इन बाबा लिमिटेड। तो अपने कंपनी के उनको हम लोग 12% डिबेंचर्स देंगे 2,20,000 के। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो एसेट्स लाइबिलिटीज टेकन ओवर के एंट्री में हम लोगों ने वो पुराने वाले डिबेंचर्स को 2,20,000 से क्रेडिट किया था।
तो अपने ये एंट्री में वो डिबेंचर्स डेबिट होंगे। 10% डिबेंचर्स जो पुराने वाले हैं उनको हम लोग डेबिट करेंगे और उसके बदले में उनको हम लोग नए डिबेंचर्स देंगे 12% वाले। तो ये है एकदम आसान एंट्री। पुराने डिबेंचर्स को कैंसिल करो और नया डिबेंचर इशू करो। तो ये था दोस्तों अपना फोर्थ वाला एंट्री, डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर्स। तो दोस्तों और एक एडजस्टमेंट है जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी, तो उसके ऊपर काम करना बाकी है। ये फोर्थ वाले एडजस्टमेंट हमें क्या बता रही है? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹25,000 आर टू बी बोर्न बाय बाबा लिमिटेड। लिक्विडेशन का खर्चा 25,000 रुपए का बाबा लिमिटेड पे करेगी, यानी हम लोग, नई कंपनी उसको पे करेगी। तो दोस्तों ये लिक्विडेशन एक्सपेंस है क्या? जो पुराना कंपनी बंद हो रहा है तो उसके बंद होने के प्रोसेस पे खर्चा होता है कुछ, जिसको लिक्विडेशन एक्सपेंस बोला जाता है। तो अभी आप बोलोगे कि अरे ये तो पुरानी कंपनी बंद होने का खर्चा है, तो वो पुरानी कंपनी की लायबिलिटी है, उन्होंने वो पे करना चाहिए। तो ये एकदम सही है दोस्तों। ये पुरानी कंपनी का लायबिलिटी है, उनका जिम्मेदारी है, वो लोगों ने उनको पे करना चाहिए ये खर्चे को। लेकिन कभी कभी नया कंपनी बोलता है कि इसको हम लोग पे करेंगे, तो अगर हम लोगों ने उसको पे किया, नई कंपनी ने पे किया, तो उसका भी एंट्री हमारे बुक में आएगा। तो ये एंट्री क्या आएगा? तो ये खर्चा बेसिकली अगर आप नॉमिनल अकाउंट का रूल देखो तो वो रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो खर्चा है उसको डेबिट करो। तो यहाँ पे जनरली लिक्विडेशन एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए, लेकिन ये खर्चा अपना नहीं है, ये पुराने कंपनी का खर्चा है, तो उसको हम लोग लिक्विडेशन एक्सपेंस के नाम से डेबिट नहीं कर सकते। और एक चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है, पुरानी कंपनी के लिए कोई भी खर्चा हम लोगों ने अगर पे किया, उनका कोई भी लाइबिलिटी अगर हम लोगों ने पे किया, तो हम लोग बोलते हैं कि उनके नाम के लिए हमने ये पेमेंट कर दिया, यानी वो गुडविल पे हम लोगों ने खर्चा कर दिया। तो ये जो खर्चा है वो किसी एक्सपेंस के नाम से डेबिट नहीं होगा, वो गुडविल के नाम से डेबिट होगा। तो उसका एंट्री क्या आएगा दोस्तों? लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड का एंट्री क्या आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट होगा और अपने पास से क्या जाएगा? कैश। तो फिर ये कैश यहाँ पे क्रेडिट होगा, तो इसका एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। एकदम आसान एंट्री है। तो यहाँ पे 25,000 का खर्चा हम लोगों ने पे किया है, तो उसका एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश बैंक 25,000। तो ये एकदम आसान एंट्री है। अगर हम लोगों ने लिक्विडेशन का खर्चा पे किया है तो फिर उसका एंट्री क्या आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ये सम से कनेक्टेड ये 5 एंट्रीज थी जो हम लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसमें पहली 3 एंट्रीज हम लोगों ने देखी, बिजनेस परचेज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर और डिस्चार्ज ऑफ पीसी। ये 3 एंट्रीज हर एक सम में कंपलसरी करनी ही पड़ेगी। ये कंपलसरी एंट्रीज है जो हर एक सम में आएंगी। उसके बाद वाली जो 2 एंट्रीज थी, जैसे कि डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर्स एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड, ये एंट्रीज ऑप्शनल है। यानी अगर ओल्ड कंपनी के पास डिबेंचर्स है और उसका पेमेंट हो चुका है तो ही वो डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर्स का एंट्री आएगा। और अगर लिक्विडेशन का खर्चा नई कंपनी ने पे किया है, हमने पे किया है, तो ही वो एंट्री नई कंपनी के बुक्स में आएंगी। अगर लिक्विडेशन का खर्चा ओल्ड कंपनी पे करता है तो ये 5वां वाला एंट्री जो लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड का था, हम लोग नहीं करेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों और एंट्रीज इसमें है, जिसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। वो कन्फ्यूजन में यहाँ पे नहीं क्रिएट करने वाला, तो वो अलग वीडियो में आपको और एंट्रीज देखने को मिलेगी और उसका ट्रीटमेंट, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त विनोद मिस्त्री, आपका स्टडी बडी, आपसे विदा चाहता हूँ। तर मित्रांनो, मला खात्री आहे की हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. आणि अशा आणखी व्हिडिओजसाठी, अशा आणखी मार्गदर्शनासाठी प्लीज सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल SCA. थँक्यू सो मच.